हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अपन जो नेमराज जी सुंडा की बुक थी तो उसका कंप्लीट एनालिसिस कर रहे थे। तो अपने प्रीवियस 5 क्लासें हो चुकी है, ये अपनी 6वीं क्लास है। इसके अंतर्गत जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है जलवायु से या क्लाइमेट से। तो इसके अंतर्गत अपन क्लाइमेट एंड वेदर दोनों पढ़ेंगे। इसके साथ साथ ही मैं बात करूँ कि ये आपके एग्रो मेट्रोलॉजी के अंतर्गत पोर्शन आता है। तो जितना कवर हो सकता है इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, और जो बचेगा वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत कवर कर लेंगे। अपन बात करेंगे कि आसान भाषा के अंतर्गत कैसे इनको जाना जा सकता है। तो जलवायु के अंतर्गत आप क्या समझते हो कि जैसे कि आपने कभी सुना होगा कि आपका जलवायु है तो वो कैसी है, अपनी शुष्क है, अर्ध शुष्क है ना, ऐसी सुनी होगी। तो वो शुष्क है वो कोई एक दिन के आधार पे तो होगी नहीं, है ना। या अर्ध शुष्क है या ह्यूमिड है तो वो एक दिन के आधार पे नहीं होती। उसको क्या होता है कि लंबा समय चाहिए होता है। तो ऐसे ही अगर जलवायु की मैं बात करूं डेफिनेशन की, तो जलवायु के अंतर्गत क्या होता है कि वायुमंडल की दीर्घकालीन दशाओं को ही जलवायु कहते हैं। कि दीर्घकालीन दशाओं को, दीर्घकालीन का मतलब क्या होता है कि लंबे समय का जो समूह होता है या वर्षों का जो मौसम का समूह का योग का होता है उसे ही अपन क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। तो एक तरीके से अपन ये भी कह सकते हैं कि ये काफ़ी मौसमों का योग भी हो सकता है, क्योंकि मौसम से मिलकर ही क्या बनता है अपने जलवायु। तो अगर मैं बात करूं कि जो इसकी जलवायु है उसके अंतर्गत कितने वर्षों का योग आता है जनरली, तो 31 से आपके 33 वर्षों का योग होता है। ये क्वेश्चन आपके सुपरवाइजर वगैरह और डब्ल्यू वगैरह में पूछा गया है कि जलवायु के अंतर्गत कितने वर्षों का योग होता है, तो 31 से 33 वर्ष तक का जो मौसमों का योग होता है उसे ही क्या कहते हैं, अपन जलवायु कहते हैं। अब इसके अलावा एक क्वेश्चन और आ जाता है आपके कि जलवायु या क्लाइमेट तो कौन सी भाषा का शब्द है। तो इस चीज का डाउट आप क्लियर कीजिए कि अपन क्लाइमेट को डायरेक्टली क्या बोलते हैं, अपन क्लाइमेटोलॉजी, है ना। जिसमें क्लाइमेट का अध्ययन करते हैं, जलवायु का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्लाइमेटोलॉजी। और जिसके पीछे लॉजी लगा होता है वो कौन सा भाषा का होता है, ग्रीक वर्ड। तो आई होप आप इस चीज को समझ पाए होंगे। इसके अलावा मैं बात करूं कि जलवायु ही नहीं, अगर आपके पास में जैसे कि मैं बात करूं मौसम, मौसम हो गया, इसके अलावा जलवायु हो गया, और मौसम विज्ञान मेटेरियोलॉजी हो गया, है ना। ये सभी के सभी क्या है, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। अब इसके अंतर्गत काफी बच्चों की कंफ्यूजन हो जाता है कि जो आपका मौसम है, आपका जलवायु है, वो ग्रीक वर्ड है, ओके। लेकिन मानसून होता है वो अरबी भाषा का होता है, मानसून। तो मानसून की भी अपन आगे बात करेंगे कि जैसे कि आपके मानसून किसे कहते हैं। तो मैंने जैसे क्लाइमेट क्लाइमेट बताया आपको कि ये क्या होगा कि आपके 31 से 33 वर्षों का समूह, ये मौसमों का समूह होता है, उसे क्या कहते हैं अपन, जो आपका क्लाइमेट या जलवायु कहते हैं। तो ऐसे ही अगर बात करें अपन जो मौसम है, तो मौसम क्या होता है, किसी दिए गए एक स्थान किसी निश्चित समय पर वातावरण की स्थिति या अवस्था को ही अपन क्या कहते हैं, मौसम। तो मैंने बता दिया कि ये जलवायु की एक छोटी सी इकाई है, लेकिन कई मौसमों से मिलकर क्या बनता है, जलवायु। अब जैसे मौसम की मैं बात करूं कि किसी स्थान का किसी निश्चित समय पर वातावरण की स्थिति, जैसे कि अगर आप राजस्थान में हैं तो आज अपन जैसे राजस्थान में कहीं जैसे जयपुर है तो आज बहुत गर्मी है, तो यहाँ का मौसम आज गर्म है। अगर ऐसे ही अगर कल बारिश वगैरह हो जाती है तो वो कल क्या हो जाएगा, थोड़ा ठंड हो जाएगी। तो मौसम क्या होता है, एक छोटा किसी एक स्थान विशेष से हो सकता है और निश्चित समय के अंतर्गत होता है, और वातावरण की जो स्थितियां होती है छोटे समय के लिए, कम समय के लिए, उसे ही अपन क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। अब स्थान किस लिए कहते हैं अपन, जैसे कि मौसम यहाँ का क्या है कि जैसे कि अभी थोड़ा ठंडा मौसम है। अगर मैं बात करूँ कि अगर अभी अपन बात करें कि जैसे राजस्थान के अंतर्गत या अगर माउंट आबू जाओगे तो वहाँ पे और भी ज़्यादा ठंडा मिलेगा, है ना। तो ये स्थान विशेष से रिलेटेड होता है कि जो किसी स्थान पर एक निश्चित समय के लिए या कम समय के लिए जो वातावरण की फिनोमिनाएं होती हैं, स्थितियां होती है, उसे अपन क्या कह रहे हैं, मौसम। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे कि क्लाइमेट और मौसम में क्या अंतर है। अब मैं बात करूं कि अब जो कि मैंने पहले ही बताया, मानसून। तो मानसून की मैंने बताया कि मानसून क्या होता है कि जैसे कि आपने बरसात के बारे में सुना होगा कि राजस्थान में बरसात किधर से होती है, भारत में वर्षा किधर से होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है, ऐसी काफ़ी चीज़ें सुनी होगी ना।
तो वो उन चीज़ों का अध्ययन करते हैं अपन, है ना, तो वो मानसून के अंतर्गत आ जाती है। तो इसकी पर्टिकुलर अपने इसमें यूनिट है, मैं उसके अंतर्गत अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा, आप वहाँ पे और भी अच्छे से कोरिलेट करके समझ पाओगे। तो मानसून कौन सी भाषा का शब्द है ये याद रखना पहले आप, ताकि मैं आगे पढ़ाऊँ तो आपको वापस याद करने की जरूरत ना पड़े। ये अरबी भाषा का शब्द है, ये डायरेक्ट पूछा जाता है ना, अरबी भाषा का शब्द है। चलिए अब बात करते हैं अपन आगे। इसके अंतर्गत अगर मैं टॉपिक की ओर बढ़ूँ उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि जैसे कि आपके मौसम विज्ञान है ना, तो मेट्रोलॉजी, तो मेट्रोलॉजी के अंतर्गत अपन क्या करते हैं, मौसमों का अध्ययन या मौसम का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, मेटेरियोलॉजी। लेकिन इसके अंतर्गत भी आपके एक क्वेश्चन आता है कि भारतीय मौसम विज्ञान का जनक, है ना, भारतीय मौसम विज्ञान का जनक, तो भारतीय मौसम विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, L.A. रामदास। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, तो ये आप लोगों को याद रखना है कि जो भारतीय मौसम विज्ञान का जनक है या इंडियन मेट्रोलॉजिकल फादर ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हु इज L.A. रामदास। तो ये याद रखना आप, R.A. रामदास। इसके अलावा मैं बात करूं विश्व का, विश्व के अंतर्गत मौसम विज्ञान का जो जनक है वो किसे कहते हैं, तो वो है आपके D.N. वालिया। कौन है, D.N. वालिया, तो ये याद रखना आप। इसके अलावा मैं बात करूँ कि मेटेरियोलॉजी, मेटेरियोलॉजी को आप दो भागों के अंतर्गत बांटते हैं, जैसे कि दो भागों से कौन कौन से मिलकर बने हुए हैं, एक तो आता है मेटेरियोस और दूसरा आता है आपके पास में लॉजी। तो लॉजी का अर्थ क्या होता है, स्टडी है, तो आपने काफी बार पढ़ लिया होगा कि स्टडी कहते हैं लॉजी का अर्थ। लेकिन मेटेरियोस क्या होता है, हाई इन स्काई, है ना, ये याद रखना, हाई इन स्काई यानी कि आसमान में सबसे ऊंचा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, आसमान में सबसे ऊंचा या फिर हाई इन स्काई। तो ये आई होप आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे कि मेटेरियोलॉजी की आप कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। मेटेरियोज और लॉजी से मिलकर बना हुआ है। मेटेरियोज का अर्थ क्या होता है, हाई इन स्काई या हाई इन द स्काई, जो आसमान में सबसे ऊंचा है। और लॉजी का अर्थ क्या होता है, स्टडी, या अपन क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे ही अपन कह रहे थे क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, अब मेटेरियोलॉजी सॉरी, अब बात करते हैं क्लाइमेटोलॉजी की। क्लाइमेटोलॉजी भी ऐसे दो वर्डों से मिलकर बना हुआ होता है, जैसे कि एक तो क्लाइमा और दूसरा आता है लोगस, सॉरी लॉजी। तो क्लाइमेटो प्लस लॉजी, तो क्लाइमा, क्लाइमा का अर्थ होता है फ्रेंड्स कोई किसी एरिया या रीजन से जोन से डिनोट करते हैं अपन। हाँ, क्लाइमा का अर्थ क्या होता है, या तो किसी के एरिया या किसी जोन से पर्टिकुलर जो संबंध रखने वाला होता है उसे अपन क्या कहते हैं, क्लाइमा। अगर लॉजी की बात करूँ या लोगस की बात करूँ तो इसके अंतर्गत क्या आएगी, स्टडी। अपन लॉजी के अंतर्गत क्या कर रहे हैं, टू स्टडी, है ना। तो इसके अंतर्गत क्या करेंगे अपन फ्रेंड्स कि जिसके अंतर्गत जो कि आपके क्या आ रहा है, क्लाइमेट, तो क्लाइमेट जलवायु की अपन अध्ययन करते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, क्लाइमेटोलॉजी। और ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, और जिसके पीछे लॉजी लगा होता है वो क्या होता है, ग्रीक वर्ड। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। अब अपन में बात करूँ कि अब वायुमंडल की, आपके पास में आता है वायुमंडल या एटमॉस्फेयर। यह रंगहीन स्वादहीन गैसों का मिश्रण है जो पृथ्वी को घेरे हुए है। तो वायुमंडल कौन सा आपका, एटमॉस्फेयर। जैसे कि मैं बात करूँ ये अपनी अर्थ है, पृथ्वी है, तो इसके चारों ओर जो बना हुआ है, जैसे कि ये अलग अलग जोन्स बने हुए हैं, अलग अलग स्पेयर पाए जाते हैं इनमें। तो जैसे कि ये दूसरा हो गया, है ना। इसके अलावा अगर नेक्स्ट में बात करूँ कि यह आ गया, तो ऐसे ही अपन क्या करेंगे कि जो आपका होगा क्या, वायुमंडल एटमॉस्फेयर, वो क्या होगा कि अलग अलग, जैसे कि रंगहीन स्वादहीन और गैसों का मिश्रण है जो कि पृथ्वी को घेरे हुए है। तो मैंने बताया कि जैसे कि आपके पास में हवा वगैरह होती है जो रंगहीन गैस होती है ना, वो गैस दिखती है कि आपको कि यहाँ कैसी है कैसी नहीं है। तो इनको ही मिश्रण बन बन के इन्होंने एक आवरण सा बनाया हुआ है, जिसे कि अपन कुछ किलोमीटर्स की दूरी के माध्यम से अपन डिनोट करते हैं। तो वही क्या कहलाता है अपना, एटमॉस्फेयर या फिर वायुमंडल। तो पृथ्वी के चारों ओर जो ये बना हुआ है यही क्या है आपका, एटमॉस्फेयर या वायुमंडल। इसके अलावा मैं बात करूँ इसकी लगभग ऊंचाई होती है वो क्या होती है,
1600 किलोमीटर, जैसे अपनी ये अर्थ है तो यहाँ से लेकर आप अगर जैसे कि मैं बात करूँ ये 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर ये ऊंचाई होगी। लेकिन इसको अलग अलग जोन्स के अंतर्गत बांटेंगे तो उनकी अलग अलग ऊंचाइयाँ होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि 8 से 18 किलोमीटर वगैरह हो गई, 50 किलोमीटर हो गई, है ना। तो ऐसे अलग अलग बांटा गया है इनको और उनका अलग अलग नाम अपन देते हैं। जैसे कि अपन बात करते हैं, हालांकि वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 99% भाग पृथ्वी की सतह 40 किलोमीटर की ऊंचाई के भीतर है। कि जो आपका वायुमंडल है उसका द्रव्यमान भाग है जो 99% तक जो पृथ्वी की आपकी जैसे कि ये अर्थ हो गई इसकी 40 किलोमीटर तक एरिया के अंतर्गत ही है ये सब का सब। मैंने पहले ही बता दिया कि इसकी हाईएस्ट ऊंचाई 1600 किलोमीटर तक हो रही है, लेकिन अपनी जो भी आपकी कुल द्रव्यमान भाग है वो 99% कहाँ है आपका पृथ्वी के पास में, यानी कि 40 किलोमीटर के इर्द गिर्द ही है। चलिए अपन बात करते हैं वातावरण की संरचनाओं की। ऊर्ध्वाधर तापमान अंतर, है ना, वर्टिकल टेम्परेचर डिफरेंस के आधार पर वातावरण को 4 परतों में विभाजित किया गया है। तो मैंने बताया कि जैसे कि अपनी अर्थ है इसके अंतर्गत अलग अलग परत पाई जाती है। तो इनको किन आधारों पे अपन क्लासिफाई कर पाए हैं कि ये भाई साहब स्ट्रेटोस्फीयर है, ट्रोपोस्फीयर है, मेसोस्फीयर है, थर्मोस्फीयर है। तो इनको अपन क्या है कि टेम्परेचर के आधार पर, तापमान के आधार पर अपन अलग अलग क्लासीफाई किए गए कि जैसे यहाँ पे टेम्परेचर कम है तो इसको अलग नाम दे, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, राइज हो रहा है, यहाँ पे फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर राइज हो रहा है ना। तो ऐसे डिफरेंस या फिर इसका जो अंतर है वो बताया गया है तापमान के आधार पर। इसके अंतर्गत सबसे पहले आता है वो आता है आपका ट्रोपोस्फीयर। तो जो सबसे पृथ्वी के निचला ही निचला होता है, जैसे मैंने बताया कि पृथ्वी के जो पास का होता है वही होता है क्या आपका ट्रोपोस्फीयर। तो ट्रोपोस्फीयर क्या होगा, सबसे निचली परत है और पृथ्वी की सतह से 8 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके आरपीएस डब्ल्यूओ के अंतर्गत पूछा गया है और काफ़ी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वगैरह या छोटे मोटे एग्जाम होते हैं उनमें भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो जो सीधी सी पूछा जाता है कि आपको ट्रोपोस्फीयर है उसकी ऊंचाई होती है 8 से 18 किलोमीटर। आई होप कि आपको याद करने के अंतर्गत कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 8 और 8 से 18 10 किलोमीटर और जोड़ोगे तो 8 से 18 हो जाएगा सीधा। तो 8 से 18 किलोमीटर आप आसानी से याद कर सकते हो। यह है दूरों से 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। इसके अलावा मैं आगे बात करूं कि ये देखो आप फ्रेंड्स की एक एप्लीकेशन है एग्रो ट्यूटर के नाम से अपने, तो इसके ऊपर आप काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेगी। ये एप्लीकेशन आप लोगों के लिए सबके लिए फ्री है। इसके ऊपर एग्रीकल्चर डिक्शनरी, स्टडी मटेरियल, प्रीवियस पेपर, इसके साथ साथ ही आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेगी। जैसे कि एग्रीकल्चर डिक्शनरी हो गई, काफ़ी बच्चे होते हैं जिनको कि टर्मिनोलॉजी या फिर कॉलेज वगैरह के अंदर रहते हैं तो उनको टर्मिनोलॉजी या फिर जो डेफिनेशंस वगैरह हैं वो अच्छे से मिल नहीं पाती, तो उनके लिए भी काफ़ी एक रामबाण इलाज हो सकता है कि आप इसके ऊपर अपना टर्म डालिए और आप उसकी पूरी कंप्लीट डेफिनेशन देख सकते हो। इसके अलावा जो भी एग्रीकल्चर के अंतर्गत कोई भी तैयारी कर रहा है विद्यार्थी तो स्टडी मटेरियल मिलने वाला है। इसके अलावा प्रीवियस पेपर भी आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। स्टडी मटेरियल हम जैसे कि एफएसओ की तैयारी कर रहा है, एएफओ की तैयारी कर रहा है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहा है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर बीएससी के अंतर्गत है, एमएससी के अंतर्गत है, तो सभी को यहाँ पे जो स्टडी मटेरियल है प्रोवाइड करवाया जा रहा है और ये एकदम फ्री है ना। तो जल्दी ही आप डाउनलोड कीजिए और इस एप्लीकेशन का लुत्फ उठाएं। तो अपन बात कर रहे थे ट्रोपोस्फीयर की। तो ट्रोपोस्फीयर के अंतर्गत अपन ने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा, वो क्या पढ़ा, ट्रोपोस्फीयर जिसे कि अपन क्या कह रहे हैं, सौरमंडल। तो उसके अंतर्गत अपन ने पढ़ा कि इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई होगी आपकी 8 से 18 किलोमीटर ऊंचाई होती है। इसके अलावा इसके अंतर्गत जो मुख्य पॉइंट आते हैं, इस परत में 6 डिग्री प्रति किलोमीटर की दर से ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ ताप घटता है। तो आपको ये याद रखना है कि जैसे कि आपकी पृथ्वी है तो पृथ्वी के अब अलग अलग मैं एक बार इनको वो बना देता हूँ। जैसे कि आपकी ये पृथ्वी हो गई, इसके अंतर्गत अलग अलग लेयर पाई जाएगी। जैसे कि ट्रोपोस्फीयर हो गया, इसको मैं मेजर करता हूँ, स्ट्रेटोस्फीयर हो गया, ये आपका मेसोस्फीयर और यह हो गया आपका थर्मोस्फीयर। आई होप आप इसे आसानी से समझ पाओगे। ये क्या है अर्थ, ये क्या है आपके ट्रोपोस्फीयर, ये स्ट्रेटोस्फीयर, ये है मेसोस्फीयर और ये है थर्मोस्फीयर, है ना। अब आपको याद रखना है पे स्टार्ट के अंतर्गत ये तापमान की गिरावट होगी। सबसे पहले इसमें क्या होगी आपकी गिरावट, ये याद रखना है, इसमें टेम्परेचर गिरेगा।
फिर बढ़ेगा आपका, है ना, फिर गिरेगा और फिर क्या होगा आपका, बढ़ेगा। तो ये आपको याद रखना है कि टेम्परेचर एक में गिरता है, एक में बढ़ता है, और एक में गिरता है और एक में बढ़ता है। तो इसके अंतर्गत जो ऊंचाई के साथ जो वृद्धि या टेम्परेचर के अंतर्गत जो गिरावट आती है वो कितनी आएगी, 6 डिग्री 1 किलोमीटर पे, है ना, प्रति किलोमीटर पे 6 डिग्री सेंटीग्रेड आपके तापमान के अंतर्गत क्या होगी, गिरावट होगी। तो मैंने बता दिया कि पहले वाले में गिरावट हो रही है, तो 6 डिग्री सेंटीग्रेड के किलोमीटर के हिसाब से आपकी गिरावट हो रही है। इसके अलावा यह पृथ्वी के जलवायु को प्रभावित करती है, क्योंकि यह आसपास के, जो मैंने बता दिया कि अर्थ के आसपास के जो भी फिनोमिना हो रहे हैं वो इसी के दशाओं के अंतर्गत हो रहे हैं। तो जो जितना भी है प्रभावी, जो इसी को प्रभावित करते हैं। बात करूं आगे, यह वायुमंडल का भारी हिस्सा है, यानी कि डेंस पार्ट है ये। इसमें वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 85% भाग समाहित है। अपन ने पहले बात कर लिया कि 85-90% तक इसी के अंतर्गत होता है। सभी मौसम की घटनाएं जैसे बादल बनना, वर्षा होना, धुंध, कोहरा, ओस आदि ट्रोपोस्फीयर में होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है कि आपके किसी स्थान पे या फिर आपके बारिश होती है वो कौन से स्पेयर की अंतर्गत होती है या किस स्पेयर के अंतर्गत होता है। कोहरा या धुंध होता है या फिर आपके बादल वगैरह बनते हैं वो कौन से स्पेयर में बनते हैं, तो वो आपको याद रखना है, ट्रोपोस्फीयर, है ना। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ट्रोपोस्फीयर, जिसे अपन हिंदी में क्या कहते हैं, शोभ मंडल। तो ये आप लोगों को याद रखना है। यहाँ से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है हर बार, जैसे कि IRI PhD 2009 में पूछा गया है। अब मैं नेक्स्ट बात करूँ समताप मंडल की, जिसे अपन क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर। तो कोशिश करना फ्रेंड्स कि इंग्लिश में याद करने की, और मैं भी अगर प्रोनाउंसिएशन अगर मैं ज़्यादा वर्ड यूज़ लूँगा वो इंग्लिश वाले वर्ड यूज़ लेता हूँ, क्योंकि ये हैबिट में नहीं है हिंदी वाले वर्ड, है ना। तो इस चीज़ को आप थोड़ा अंडरस्टैंड करना, है ना। अब बात करते हैं अपन स्ट्रेटोस्फीयर की। यह है एक दूसरी प्रमुख वायुमंडलीय परत है। तो अपन ने एक प्रमुख वायुमंडलीय परत की बात कर ली, जिसे अपन क्या कह रहे थे, ट्रोपोस्फीयर, उसके अंतर्गत बात कर ली थी। और जो पृथ्वी की सतह से 8 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। अब मैंने बात बताया कि 8 से 18 किलोमीटर तक आपका कौन सा आ गया, ट्रोपोस्फीयर। अब 18 से क्या होगा कि आपकी क्या होगी स्टार्ट, 18 से 50 किलोमीटर तक वो होगी आपकी स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर। लेकिन सबसे मुख्य चीज़ होती है फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि काफ़ी बार पूछा जाता है कि जैसे कि आपका ट्रोपोस्फीयर यहाँ पे ख़त्म हुआ और स्ट्रेटोस्फीयर यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो इनको जो जोड़ने वाली रेखा है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ट्रोपोपोज। ट्रोपोपोज। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि जो दोनों को रेखाओं को जोड़ रही है उसे क्या कहते हैं, ट्रोपोपोज। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। यह है सबसे गर्म परत है, ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। तो ये चीज़ मैंने पहले बता दी है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, फिर घटता है फिर बढ़ता है। तो ऑब्वियसली बात है, पहले वाले में घट गया तो इसमें क्या होगा, राइज होगा, बढ़ेगा। ऊंचाई के साथ साथ तापमान में क्या होगी, वृद्धि होगी। और यह सबसे गर्म परत है, ये याद रखना है, ये काफ़ी बार पूछा गया है। सबसे गर्म स्पेयर होता है वो कौन सा होता है, आपका स्ट्रेटोस्फीयर सबसे हीट वाला या गर्म होता है। यहाँ हवा में अधिकांश प्रकाश रासायनिक क्रियाओं की वास्तविक जगह है। इसके अलावा मैं बात करूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लाइन आपको याद रखनी है। इस परत में ओजोन की उपस्थिति के कारण पराबैंगनी जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है को अवशोषित करता है, इसलिए ओजोन स्पेयर भी कहा जाता है। तो इसके अंदर का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ओजोन स्पेयर किसे कहते हैं, तो वो किसे कहते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर। क्योंकि जैसे कि अगर वायुमंडल में देखोगे आप, तो स्ट्रेटोस्फीयर के अंतर्गत ही आपकी ओजोन लेयर बीच के अंतर्गत पाई जाती है। क्या पाई जाती है, ओजोन लेयर पाई जाती है मिड के अंतर्गत। तो ओजोन लेयर पाई जाती है, इसी कारण इसे क्या कहते हैं, ओजोन स्फीयर कहते हैं। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ में पाए होंगे। अगर मैं इसमें बात करूं घनत्व की, तो इसमें लगभग ऑलमोस्ट 15% घनत्व होता है। जैसे कि अपन ने 80% तक उसमें बात की, या 85% तक घनत्व होता है, सबसे अधिक घनत्व होता है। तो इसके अंतर्गत होता है वो आपका 15% तक घनत्व इसके अंतर्गत पाया जाता है। ऊंचाई के साथ में इसमें टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। इसके अंतर्गत जो भी फोटोकेमिकल क्रियाएं वगैरह होती है वो भी इसी के अंतर्गत होती है। और ओजोन लेयर भी इसी के अंतर्गत पाई जाती है, तभी इसे क्या भी कहा जाता है, ओजोनोस्फीयर भी कहते हैं।
ओजोन की सांद्रता पृथ्वी की सतह से लगभग 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपका जैसे कि 8 से 18 किलोमीटर तक आपका क्या आ गया, ट्रोपोस्फेयर। 18 से 50 किलोमीटर तक क्या आ गया, स्ट्रेटोस्फेयर। तो 18 से ऊपर जैसे ही 25 किलोमीटर तक बढ़ोगे तो यहाँ पे क्या आएगी, ओजोन लेयर आपकी यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये भी याद रखना, 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या है, आपकी ओजोन मंडल स्थित है, या ओजोन जो लेयर है वो स्थित है, जो कि आपकी अल्ट्रावायलेट रेज आती है आपके प्रकाश से, तो उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। अब बात करूँ नेक्स्ट की, नेक्स्ट आपका मेसोस्फेयर या थर्मोस्फेयर। तो इसकी ऊंचाई जैसे कि 50 तक पढ़ ली, तो 50 से 80 किलोमीटर तक इसकी क्या होती है, ऊंचाई होती है, किसकी, मध्यमंडल की। और इसके अंतर्गत क्या होगा कि ऊंचाई के साथ तापमान गिरावट होगी, तापमान में क्या होगी, कमी होगी। मैंने पहले बताया, पहले बढ़ता है, पहले घटता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है। तो तीसरे पॉइंट पे पहुंचे हैं, तो इसके अंतर्गत क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा या गिरावट होगी। इसके अंतर्गत भी जैसे कि समताप मंडल और जो मध्य मंडल है, इन दोनों को अगर मिलाने वाली रेखा ये कहेंगे तो स्ट्रेप्टोपोज कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, इसके अंतर्गत जैसे कि ट्रोपोपोज आ रहा था उसके अंदर, और इसके अंतर्गत जो मिलाती हैं उसे अपन क्या कहें, स्ट्रेप्टोपोज। तो ये याद रखना आप, स्ट्रेप्टोपोज, स्ट्रेप्टोपोज। इसके अंतर्गत जो मिलाने वाली रेखा है दोनों मंडलों को, उसे क्या कहते हैं, स्ट्रेप्टोपोज। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये आपको आना ही चाहिए। अगर इसके अलावा मैं बात करूं, जो कि आपका नेक्स्ट आता है अपने पास में, वो आता है थर्मोस्फेयर या एक्सोस्फेयर भी अपन इसे कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है कि एक क्वेश्चन, काफी बार एक और क्वेश्चन आ जाता है आपके इसके अंतर्गत कि आयन मंडल भी है ना, आयन मंडल, आयनोस्फेयर है ना, आयन मंडल। तो ये आप इसके अंतर्गत जैसे कि आगे दिया गया है, तो आयन मंडल भी आपके क्या होता है कि यह क्या होगा कि 800 से 300 किलोमीटर के मध्य के अंतर्गत आयन मंडल पाया जाता है थर्मोस्फेयर की निचली परत में। तो मैंने बताया कि एक्सोस्फेयर क्या होगा कि थर्मोस्फेयर को एक्सोस्फेयर कहा जाता है, लेकिन आपको समझने में आसानी होगा इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ कि जो आयन मंडल होगा वो क्या होगा कि जो आपका मध्य मंडल था, मेसोस्फेयर है ना, और उसके अलावा जो आपका कि तापमंडल, जिसे कि थर्मोस्फेयर कह रहे हैं, थर्मोस्फेयर इसके मध्य के अंतर्गत पाया जाता है, जिसके अंतर्गत जैसे कि रेडियो कम्युनिकेशन वगैरह हो गया, रिमोट सेंसिंग क्रियाएं वगैरह हो गई, वो सभी संपन्न कहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है, कहाँ पे, आयन मंडल में, आयन मंडल में। अब जैसे ये आयन मंडल से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, फिर वहाँ पे आता है आपका एक्सोस्फेयर। तो यह सबसे भारी परत है, इसे एक्सोस्फेयर या थर्मोस्फेयर भी कहा जाता है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। इस परत में वायुमंडलीय घनत्व बहुत कम होता है, क्योंकि अपन ने 80% से 85% ट्रोपोस्फेयर में पढ़ लिया, 15% के लगभग अपन ने समताप या स्ट्रेप्टोस्फेयर में पढ़ लिया। तो जो अब इसके अंतर्गत जो एक्सोस्फेयर है, उसके अंतर्गत क्या होगा कि जो आपका वायुमंडलीय घनत्व है वो सबसे कम पाया जाएगा। इसकी ऊंचाई की मैं बात करूं तो पृथ्वी की सतह से 80 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर 1600 किलोमीटर तक फैली हुई है। अगर 50 से आपने 80 किलोमीटर तक अपन ने बात की थी कि 50 से 80 किलोमीटर तक कौन सा था आपका जो मेसोस्फेयर। तो 80 से स्टार्ट क्या होगा, 80 से 1600 किलोमीटर, और मैंने बताया था हाईएस्ट ऊंचाई अपनी जो है वो कितनी है, 1600 किलोमीटर तक। तो जो 80 से 1600 किलोमीटर है वो क्या हो जाएगा, एक्सोस्फेयर या थर्मोस्फेयर हो जाएगा आपका। लेकिन अगर थर्मोस्फेयर की मैं बात करूं तो 80 किलोमीटर से ज़्यादा पे होता है। थर्मोस्फेयर अगर डायरेक्ट आ जाए तो 80 किलोमीटर से ज़्यादा पे होता है ना। और जो एक्सोमंडल है वो कौन सा हो जाएगा, आयन मंडल, सॉरी एक्सोस्फेयर है, उसके अंतर्गत क्या आएगा आपके 80 से 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ माना जाएगा। इसके जो कि एक्सोस्फेयर के जो नीचे परत होती है, जैसे थर्मोस्फेयर मैंने बताया कि जो आपके मेसोस्फेयर से ऊपर और एक्सोस्फेयर से नीचे दोनों के मध्य के अंतर्गत वो क्या होती है कि 80 से 300 किलोमीटर तक ही आयन मंडल माना जाता है, क्योंकि 300 किलोमीटर से ऊपर जाते ही तो आपको क्या आ जाएगा, एक्सोस्फेयर, एक्सोस्फेयर आ जाएगा। इस आयन मंडल के मध्य से लंबी दूरी की रेडियो संचार संभव है। तो जो भी आपकी जो लंबी दूरी की रेडियो संचार वगैरह होती है वो इसी से संभव होती है। अगर इसके अलावा मैं बात करूँ, एक्सोस्फेयर आयनोस्फेयर के ऊपरी परत है। मैंने पहले ही बता दिया, एक्सोस्फेयर आयनोस्फेयर के ऊपरी परत है, यानी कि आयनोस्फेयर इसके नीचे है और उसके नीचे क्या है, मेसोस्फेयर।
तो एक्सोस्फीयर और मेसोस्फीयर के मध्य में है, तो अपन ये चीज़ ही तो बोल रहे हैं कि एक्सोस्फीयर आइनोस्फीयर के ऊपर है। तो एक्सोस्फीयर क्या होगा, ऊपर है किसके, आइनोस्फीयर के। तो आई होप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई दी कि जो इसके अंतर्गत है, परत के अंतर्गत जो तापमान में क्या होगी, आपकी वृद्धि होगी। तो इसके अंतर्गत जितनी भी ये परतें थी अपन ने पढ़ ली है। तो आई होप फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंडों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अपन ऐसे अमेजिंग वीडियो लाते रहेंगे। और अगर कुछ ट्रिक वगैरह भी होती है तो ट्रिक वगैरह भी मैं प्रोवाइड करवाने की अब कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को ट्रिक वगैरह भी प्रोवाइड करवाई जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फ्रेंड्स।